तो डॉक्टर साहब ये बताइए, हरियाणा का दलित समाज की जो राजनीति है वो कैसी रही है, और अभी 2024-25 में आप क्या मानते हो, अब सही समय आ गया है कि इस समाज का उत्थान भी होगा, राजनीतिक भी, और वैसे तो मजबूत हैं ही कि क्या अब की बारी शायद सीएम की दावेदारी इनको सौंपी जा सकती है, दलित समाज के लोगों को सौंपी जा सकती है, इनका कोई नेता, जुझारू नेता हो, वो क्या संभव है? तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से बड़े नेता दलित समाज से, एससी समाज से रहे हैं हरियाणा में? नेताओं की बात की जाए जिनके हाथ में नेतृत्व रहा, उसमें सबसे योग्य जो नेता थे वो चांदराम थे। तो ये क्या रिपोर्ट थी, और कितना एससी समाज के अंदर जो इनको मिलता है रिजर्वेशन, तो वो किस हिसाब से डीएससी समाज को बांटा गया है, अगर आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें तो? नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, हरियाणा का शेड्यूल कास्ट समाज। तो क्या है हरियाणा की शेड्यूल कास्ट समाज की राजनीति? जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में एससी समाज के, दलित समाज के बहुत बड़े नेता हुए हैं, लेकिन अभी तक दलित समाज से हरियाणा को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। पूरी चर्चा करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड सोशियोलॉजी प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब से हम इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। और अभी हरियाणा के 2024 विधानसभा के अंदर जो डीएससी समाज का वर्गीकरण हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब की ही रिपोर्ट थी जिसकी बेस के ऊपर वो वर्गीकरण हुआ था। तो डॉक्टर साहब आज हमारे एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम हरियाणा का नाम आता है, ज़्यादातर जो एक मतलब परसेप्शन बनता है, ख़ास करके आउट ऑफ हरियाणा, वो बनता है जाटों के बारे में, क्योंकि हरियाणा में अब तक शायद सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जो हैं इसी समाज से आए हैं। पॉलिटिकली दे आर पावरफुल, वो अलग बात है। 2014 के बाद अभी तक इनका नंबर नहीं लगा इस समाज से, लेकिन ये इशू ज़रूर रहता है कि भाई मुख्यमंत्री तो जाट ही होना चाहिए, ऐसा एक वर्ग विशेष शोर मचाता है। तो ब्राह्मणों की का देखें तो ब्राह्मण समाज से भी हरियाणा को मुख्यमंत्री मिल गया, यादव साहब की तरफ से भी आ गया है, अब पंजाबी समाज से खट्टर साहब रहे हैं, ओबीसी समाज से भी अब सैनी साहब तो सर्विंग हमारे मुख्यमंत्री हैं ही। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, हरियाणा का दलित समाज की जो राजनीति है वो कैसी रही है, और अभी 2024-25 में आप क्या मानते हो, अब सही समय आ गया है कि इस समाज का उत्थान भी होगा, राजनीतिक भी, और वैसे तो मजबूत हैं ही? हरियाणा में जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हमेशा एक उपेक्षित वर्ग से के रूप में देखे जाते रहे। परंतु इस उपेक्षित वर्ग की जो संख्या थी, जनसंख्या के आधार पर जितनी भी पार्टियां रही हैं, जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में इनको लुभाने की कोशिश की है। लेकिन उच्च दर्जा इनको दिया जाए, सीएम के पोस्ट के ये दावेदार हो सकें, उतनी जगह, उतना स्थान इनको नहीं दिया गया था। और जब आप कहते हैं कि लगभग हर एक जो जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण हुआ और यादव हुए, जाट समाज के हैं ही, और अब सैनी समाज के लोग उनको एक नेतृत्व मिला है, और सैनी साहब जो हैं वो माने जाते हैं कि वो सैनियों की देखभाल करेंगे, और जो भी बीसी बैकवर्ड कास्ट हैं उनको नुमाइंदगी के रूप में देखा जा रहा है कि उनको नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन ये एक वाकई एक बहुत अहम प्रश्न है कि क्या अब की बारी शायद सीएम की दावेदारी इनको सौंपी जा सकती है, दलित समाज के लोगों को सौंपी जा सकती है, इनका कोई नेता, जुझारू नेता हो, वो क्या संभव है? ये अभी भी एक डिबेट का प्रश्न बनता है, और हम लोग अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक करवट किस
तरफ बैठेगी और उनमें दलितों को वो पद मिल पाएगा जिसके वो बहुत दिनों से दावेदार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से बड़े नेता दलित समाज से, एससी समाज से रहे हैं हरियाणा में? हम बात करते हैं ज़्यादा पुराना, जब से हरियाणा बना 1966 में, उस समय कौन बड़े नेता होते थे? अगर दलितों के नेताओं की बात की जाए जिनके हाथ में नेतृत्व रहा, उसमें सबसे योग्य जो नेता थे वो चांदराम थे। और चांदराम के बारे में एक जो मैंने उनसे बात की थी और उनसे डिबेट किया था और वार्तालाप में उन्होंने बताया खुद कि 1956 में इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया और मेरे ख्याल से इतने पढ़े लिखे और दूसरी जातियों में भी कोई नहीं थे और इसलिए उम्मीद की जाती थी कि शायद नेतृत्व के रूप में उनकी जो पकड़ दलित समाज के प्रति थी उसके कारण शायद उनको सीएम का पद सौंपा जाता। लेकिन 1977 में एक समय आया भी कि उनको ये पद सौंपे जाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद इसके लायक अपने आप को नहीं समझा। उनको लगा कि सर्वसम्मति से जो नेता चुने जाएं उनमें उन्होंने खुद देवीलाल को इस योग्य समझा। ये डॉक्टर साहब क्या घटना थी और किन्होंने ऑफर किया था? इन्होंने चौधरी चरण सिंह का जो रुझान था, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े और पढ़े शिक्षित वर्ग से आते हैं और शिक्षित होने के कारण आप दलित वर्ग का कुछ उत्थान कल्याण कर सकते हैं और पूरे हरियाणा के बारे में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच रखते हुए विकास की दिशा में हरियाणा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इसकी पेशकश की थी, जिसको बड़ी शालीनता से इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता और संभवतः इसीलिए उन्होंने इशारा इस तरफ किया कि देवीलाल जी जो हैं वो सही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और जो जाट बाहुल्य जो समाज है उसमें उनकी पकड़ ज़्यादा है और किसानों के मसीहा के रूप में देखा जाता है, तो वो ज़्यादा इसके योग्य होंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी उनकी धारणा थी। डॉक्टर साहब, आपने कहा जाट बाहुल्य। अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो जो जाटों की संख्या है और जो एससी समाज की संख्या है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं, एससी समाज के लोग हैं उनका अगर 2011 का हम देखें सेंसस तो उसमें इनकी संख्या 21% है, 19% या 21% है और इनकी जो संख्या है, जाटों की जो संख्या है वो 25 से 30% के करीब है। हर एक जगह पर इनकी संख्या जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक जैसी नहीं है। कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे इनकी बात करें, अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इनकी संख्या अंबाला में ज़्यादा है, सिरसा में ज़्यादा है और फतेहाबाद में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जैसे रतिया में इनकी संख्या 36% है। तो इस तरह के भी क्षेत्र हैं, लेकिन पूरे अगर हरियाणा को देखें तो इनका प्रतिशत 21% ही माना जाता है जी। और सेंसस के हिसाब से 25-26% जो हैं जाट समाज से हैं। हालांकि उनका नंबर भी अब 30% से ज़्यादा कोट किया जाता है बहुत जगह, लेकिन वो तो सेंसस होगा तभी पता लग पाएगा। लेकिन जो शायद एक जाट समाज के साथ एडवांटेज है कि उनके पास हरियाणा का शायद 50% से भी ज़्यादा उनके पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। पॉलिटिकली मुख्यमंत्री समाज से ज़्यादा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स में भी ज़्यादा हैं, पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि शायद ये एक क्लियर एडवांटेज है जाट समाज के साथ, जो शायद दलित समाज के साथ अभी तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन शायद शुरू से इतना एडवांटेज नहीं रहा। नहीं, जाट समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो जब से यूनियनिस्ट पार्टी बनी, जमींदारा पार्टी बनी और उस जमींदारा पार्टी की अगुवाई जिस तरीके से सर छोटू राम ने की, तो उनको वो एक आरंभिक शुरुआती दौर में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1915 के आसपास हुई थी और फजले अहमद थे जिनके डेथ के बाद जमींदारा पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में सर छोटू राम को वो स्थान दिया गया। तो छोटू राम ने इस
प्रकरण को और इस अवसर को पूरी तरीके से पेजेंट ग्रुप्स जो था, जिनको हरियाणा में अगर हरियाणा के सामाजिक संरचना की बात करें तो उसमें अजगर शब्द का प्रयोग होता है। ए से अहिर, ज से जे से जाट और जी से गुज्जर और आर से राजपूत। तो ये एक पेजेंट ग्रुप के रूप में, एक पेजेंट कम्युनिटी के रूप में ये अजगर शब्द का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सभी पेजेंट थे और उन पेजेंट में जाटों की संख्या थी, क्योंकि छोटू राम खुद इस वर्ग से थे, इस कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने पेजेंट को साथ रखा ताकि सभी का साथ मिल सके और सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हरियाणा को मिले। इस प्रकार की सोच उनकी समावेशी सोच थी और इस समावेशी सोच के कारण उन्होंने एक पत्रिका में 10-12 पेज का एक लिखा था लेख, जिसको कहते हैं बेचारा किसान, और उन्होंने किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में पूरा ध्यान आकृष्ट कराया और अंग्रेज़ों को भी ये चाहते थे कि इस किसान वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और इनको जो मजदूरी मिलती है और इनके पास ज़मीन है और उस ज़मीन से जो पैदावार होती है वो मोटे अनाज के रूप में पैदावार होती है और इनकी स्थिति हैंड टू माउथ रहती है, इसलिए इनका कल्याण किया जाना ज़रूरी है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने हरियाणा में जो जाट समुदाय थे और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाट समुदायों को मिलिट्री रिक्रूटमेंट में एक बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दी गई और उसी के एवज़ में ब्रिटिश कॉलोनियल रेजीम ने इनको सर की उपाधि दी, इसलिए सर छोटू राम जाने लगे। जी, तो डॉक्टर साहब हम दोबारा से एससी समाज की, दलित समाज की राजनीति पे आते हैं। चांदराम जी के अलावा और कौन बड़े इस समाज से नेता हुए हैं, पढ़े लिखे भी हों जो और एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी हों जिन्होंने समाज पर छाप छोड़ी हो? एक श्यामचंद जी हैं, 1972 में वो एमएलए बने थे और कलानौर से ही थे वो, तो श्यामचंद जी रहे हैं। उसके बाद फिर धानी साहब का नाम सुनते हैं, वो भी रहे आईएएस से जुड़े हुए। कृपाराम पूनिया रहे, वो भी इस वर्ग से जुड़े रहे। अगर दलित समाज की अगुवाई में इन लोगों का नाम मैं समझता हूँ कि एक शिक्षित सभ्य लोगों के रूप में इनका नाम लिया जा सकता है। रंगा साहब भी रहे जो रजिस्ट्रार भी थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, एमएलए भी रहे। एमएल रंगा की आप बात कर रहे हैं, वो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे। और जो आपने श्यामचंद जी की बात की, उनके एक बेटे यहाँ अपने पीजीएमएस रोहतक में एमएस भी रहे हैं और काफ़ी उनके दूसरे बेटे हैं वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड हुए हैं। एक और सेक्रेटरी थे जो हमारे यहाँ के वाइस चांसलर भी हुए, और उनका भी नाम आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी इसी वर्ग से थे, इसी समाज से थे। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर राजनीति शुरू होती है जिसमें अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, सुनीता दुग्गल भी जो रतिया से हैं, फिर अपने अम्बाला से जो विधायक बने कटारिया साहब, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा की बात करें तो 2 सीट जो हैं वो रिजर्व हैं, क्योंकि 20% रिजर्वेशन है, तो 2 सीटें 10 में से 2 सीटें अम्बाला और सिरसा। तो यहाँ से भी अभी वरुण मुलाना है वहाँ से। तो अभी के जो करंट लीडर्स हैं एससी समाज के, तो इनके बारे में क्या आपका एनालिसिस है? पहले पुराने हैं शैलजा, अशोक तंवर। हाँ, अभी स्थिति ऐसी है कि एक मुझे लगता है कि पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है उसके कारण जो महिला दलित वर्ग से जो नेता हैं उनको वो स्पेस अभी राजनीतिक पार्टी देने में संकोच करती है। किसी न किसी रूप में लगता है कि शायद जो यहाँ के लोग हैं, जो पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ इनके नेतृत्व को शायद सहज रूप से स्वीकार न करें। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुझे लगता है कि ये परंपरागत सोच है जो हावी है। दूसरा
ये है कि ये लोग भी जब आए हैं नेता के रूप में उभर कर आए हैं तो एक दल से जुड़े रहे। एक अशोक तंवर जो थे जिनमें जुझारूपन भी था और सिरसा से MP शिक्षा भी भी, रहे, हाँ, सिरसा से MP हाँ, रहे हैं, और शिक्षित भी रहे हैं, JNU के एल्यूमिनस भी रहे हैं, NSUI के प्रधान भी रहे हैं, ऑल इंडिया के। तो लेकिन इनके इसमें ये देखा गया कि शुरुआती दौर में तो ये बड़े उम्मीद से थे जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बदला और बीजेपी ज्वाइन किया और इस उम्मीद में कि शायद बीजेपी में इनको कुछ ज़्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर बाद में आपने देखा होगा कि 2024 में जब इलेक्शन का, विधानसभा चुनाव का जब प्रचार खत्म हो रहा था, तो अंतिम दिन इन्होंने तो वो बीजेपी की रैली पाला बदल एड्रेस करके और कांग्रेस ज्वाइन किया और राहुल गांधी की प्रेजेंस में ये थी, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 2014 से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो शायद इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज के कारण अब कांग्रेस को मौका मिले और शायद इनको लगा कि अगर कुमारी शैलजा को उतना वर्चस्व नहीं दिया जा रहा है तो शायद विजय होने के बाद, जीतने के बाद इनको कुछ अच्छे पद मिले पार्टी के अंदर। लेकिन वो एक तरह से लगता है कि वो एक ख्वाब ही रह गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह। तो कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा के साथ जो हुआ, जो कि पूरे हरियाणा को पता है कि उनको वो सम्मान और उनको वो स्पेस, जबकि वो बहुत पुरानी कांग्रेस के नेता हैं और शायद महिला नेत्री होने के नाते जिनका पावर बैलेंस भी बहुत अच्छा है, कि वो जो सेंटर के हाई कमांड है उनके साथ भी उनके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। यहाँ भी वो कई बार MP रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर की बात आती है तो हुड्डा साहब का पलड़ा भारी था और जनता ने भी शायद जो पॉपुलैरिटी हुड्डा साहब की थी उतनी पॉपुलैरिटी उनके मुकाबले बहन शैलजा की, मतलब स्पेस, समाज भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं था। इसको आप कैसे देखते हैं? उसका कारण ये है कि ये हमेशा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो दिल्ली में जो शाखा रही वहीं तक अपने आप को सीमित रखा और उन्होंने, जैसे अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जो कांसीराम ने जो दौरा किया था हर एक गांव में, उस तरह के नेता, दलित नेता हरियाणा में संभव अदर नहीं हो पाए। हो सकता है कि अपवाद के रूप में चांदराम को कहा जाए, लेकिन उनके बाद जो यंगर जनरेशन है उसमें से ऐसा कोई नेता नहीं उभर कर आया जिसने कि जनता में अपनी साख बैठाई हो, और वो एक विडंबना रही है जो अभी तक हो नहीं पाया है। अब भविष्य में क्या होगा वो देखने की बात होगी। लेकिन अशोक तंवर जो पूर्व MP हैं उन्होंने मेहनत तो काफ़ी की, खूब उन्होंने अक्रॉस द स्टेट जो हैं वो प्रोग्राम्स भी अटेंड किए। जब कांग्रेस में थे बहुत जुझारू थे, बहुत ही पब्लिकली उनका टच था, लेकिन कामयाबी उनको भी हासिल नहीं हुई। ये एक दुर्भाग्य है उन पार्टी के साथ जुड़े होने का, जो और पार्टी के साथ जुड़कर जो उम्मीद करते हैं कि उच्च पद पर हमें स्थान मिलेगा और CM की दावेदारी के लिए कभी शायद उनको उनका नाम सुझाया जाएगा, ऐसा उनके मन में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति कभी भी किसी राजनीतिक दल की, जो राजनीतिक दल हैं अभी सत्ता में, उनके पास इस तरह के अवसर आएंगे हरियाणा को देखते हुए। और जिस तरीके से प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो विधानसभा का इलेक्शन, पिछला चुनाव हुआ, वो एक सुनहरा अवसर था, लेकिन किसी न किसी रूप में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरह की दांव पेच होती है, उस दांव पेच में लगता है कि कांग्रेस पीछे रह गई और कांग्रेस को वो अवसर नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्त में ही है कि भविष्य में कभी ऐसा होगा या पार्टी बदल कर ये अपने आप को नेतृत्व की भूमिका में देखें तो शायद इनको ये अवसर मिले, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा
प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर साहब, जो करंट लोट है पॉलिटिशियंस का क्रॉस दी पार्टी लाइन, सुनीता दुग्गल हैं और हमारी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, झज्जर से विधायक बहन गीता बुक्कल काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं और उनका जो वक्तव्य रहता है, बोलने का तौर तरीका रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही सुलझी हुई हैं। उसके अलावा बहन गीता बुक्कल के बाद अपनी जो शकुंतला खट्टक हैं, हालांकि वो तो कई बार अब विधायक बन चुकी हैं, अभी शायद थोड़ा सा उनको हेल्थ का भी एक इशू रहता है इस चुनाव में, वो भी सामने आया। बेदी साहब हैं जो विधायक चुने गए बीजेपी पार्टी के अंदर हैं। इसके अलावा कृष्णलाल पवार जी हैं और भी जो करंट वरुण मुलाना है एमपी हैं वहाँ से। तो आपको लगता है कि इन जो करंट लॉट है इनमें से कोई कैरिस्मेटिक हो सकता है जो कुछ उभर के आ सकता है समाज का इशू उठाने के लिए? असल में इनको अपने आप के नेतृत्व पे ही भरोसा नहीं है और जिस राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं वो सोचते हैं कि वो राजनीतिक दल ही उनकी नैया पार करवाएगा और ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जिस तरीके से बीएसपी ने वहाँ अपनी एक पहचान बनाई यूपी में और मायावती उभर कर आई एक नेता के रूप में, उस तरह की समाज में जड़ से जुड़कर काम करने वाले अगर हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये अपनी स्थिति को मजबूत करें और विद इन द पार्टी और या उससे अलग हटकर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करें तो शायद जो विजयी दल हो उस विजयी दल का ध्यान इनके जुझारूपन को देखते हुए इनकी तरफ हो और इनमें विश्वास व्यक्त कर सकें। जैसे नायब सिंह सैनी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था कि वो उभर कर आएंगे सीएम के कैंडिडेट के रूप में। तो कई बार इस तरह की बातें भी होती हैं और इस बीजेपी की सरकार में ये देखा गया है कि जितने भी इस तरह के नेता रहे हैं, जुझारू नेता रहे हैं, उनके जगह पर उन्होंने ऑप्ट किया है एक अनसंग हीरोज़ को। तो हो सकता है कि इस तरह की भी बात हो सके, लेकिन जहाँ तक तथ्यों का समीकरण है और तथ्यों का और जुझारूपन के रूप में नेतृत्व की भूमिका रही है, उस रूप में अभी इन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है और पार्टी का भी समर्थन मिले तो शायद वो स्थान मिल सके, ऊपर के उच्च पदों पर जाकर ये अपने समाज की सेवा कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये अभी कभी इनको लगता है कि इस पार्टी में जगह मिल जाएगा, उस पार्टी में जाने पे इनके भविष्य ज़्यादा उज्जवल हैं। तो ये अभी उस तरह की स्थिति में है कि अभी कोई ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता जिसमें कि बीजेपी किसी खास दलित नेता के ऊपर अपना पूरा जोर दे सकें और उनके ऊपर अपना विश्वास जमा सकें। इस तरह की स्थिति अभी तो नहीं है। अगले 5 साल के बाद फिर देखें क्या स्थिति होती है तो उसमें देखा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो नायब सैनी जी के बारे में जब इनको पहली बार पिछले टर्म के अंदर मौका मिला कुछ महीने के लिए, तो लोग उनको इक्वेट करे थे पंजाब के अंदर जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए थे चन्नी साहब कि ये चन्नी साहब की तरह फ्लॉप निकलेंगे। लेकिन नायब सैनी जी ने ना सिर्फ उनको गलत साबित किया बल्कि दोबारा से भी मुख्यमंत्री बने और सरकार लेकर आए। और अभी जो है जिस तरीके से वो जनता से मुलाकात करते हैं खुले मन से, खुले दिल से, और उनका स्वभाव भी ऐसा है कि कोई भी जाकर बात कर लो, किसी को मुख्यमंत्री वाला वो जो एक हरियाणा का रहा है ना कि मुख्यमंत्री का एक टोरा होता है, उन्होंने अपना बिल्कुल सीधे साधे आदमी तरह मिलते हैं। तो कोई ये एक हरियाणा के लिए नई चीज़ है कि एक मुख्यमंत्री जो है सरल भी हो सकता है और अच्छे स्वभाव का भी हो सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब ये और जानना चाहता हूँ, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस ने 5 सीटें जीती 10 में से हरियाणा में, तो वो एससी समाज के साथ जो पावर बैलेंस की उसका नतीजा था। हालांकि वो वही कैरिस्मा विधानसभा में नहीं दिखा सके। उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी डीएससी समाज की, तो वो डीएससी समाज की जो रिपोर्ट आई थी उसके आप उसके एक्सपर्ट थे तो ये क्या रिपोर्ट थी और कितना एससी समाज के अंदर जो इनको मिलता है रिजर्वेशन
तो वो किस हिसाब से देसी समाज को बांटा गया है, अगर आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें तो? असल में आपने दो प्रश्न पूछे। एक प्रश्न तो ये था कि जिस तरीके से नेतृत्व की भूमिका सैनी साहब कर रहे हैं तो उसमें शायद एक ये है। फिर आपने एक ये भी बताया कि इस बार भी जो पिछली बार जो एमपी के चुनाव हुए तो उसमें 5 सीट पे ये सत्ता पे काबिज हो पाए और कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद और सीटें मिलती। लेकिन इसके पहले जो चुनाव था उसमें 10 सीट पे ये सत्ता पे काबिज थे। 10 जो लोकसभा की सीट थी ये इनके कब्जे में थी और उससे स्लिप करके 50% लेस हुआ। तो ग्राफ जो है वो तो गिरा है और इनके ग्राफ गिरने का कारण यही है कि जो समर्थन इनको मिल रहा था, इनके सांसद को मिल रहा था, वो समर्थन उस रूप में नहीं मिला। हाँ, रही बात दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा वो बहुत अहम प्रश्न है कि सैनी साहब के आने के बाद और उसके पहले जो सीजेआई थे, जो चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का फैसला हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जातियों के आधार पर जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी सत्ता में होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए, इस बात को देखते हुए हरियाणा में 90s से ही ये था कि जो स्थिति थी उसमें 20% का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, वो पूरे दलित समाज के लोगों को था जी। और दलित समाजों की संख्या अगर आप देखें तो 36 या 37 के करीब है। उसमें डोमिनेंट जो दलित समाज में थे वो जाटव या चमार जिनको कहते हैं वो थे। तो यहाँ पे जो क्रीमी लेयर था, जो कह सकते हैं कि जो एलिट्स वर्ग्स थे फ्रॉम विद इन दलित्स, तो उसमें जाटव जो समाज थे उनका मैक्सिमम बेनिफिट उनको जा रहा था जनसंख्या के आधार पर। उनकी जनसंख्या 50% है। हरियाणा के दलितों में इस वर्ग की जो संख्या है वो 50% है। और ये बेनिफिट कितना ड्रॉ कर रहे थे? वो लगभग 80% वो बेनिफिट, बाकी सभी कॉर्नर हो गए, इसलिए कि उनमें शिक्षा की कमी थी। और एक साधारण सी बात थी कि आपके पास शिक्षा की कमी है तो एजुकेशन अगर है तो आप एक्सेस कर सकते हैं जॉब को। एजुकेशन आरक्षण का लाभ आपको उन्हीं को मिलेगा जिनके पास एजुकेशन, जो एजुकेटेड हैं। उसके विपरीत जो दूसरे जो घटक थे इस दलित समाज के, और जिसमें धानक आते हैं और वाल्मीकि आते हैं, तो वाल्मीकि की संख्या जो है वो 19% है जी। हाँ, तो 19% है, वो भी एक डोमिनेंट है। और तीसरे चरण पे ये आते हैं धानक जिनको कहते हैं, 11% इनकी संख्या थी। तो धानक और वाल्मीकि से में इनमें शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत चमार के कम था, इसलिए इनका सर्विस में उस प्रकार की पहचान या उस प्रकार से एंट्री नहीं हो पाई। तो लोगों के दिमाग में ये आया मिड 90s में एक संगठित तरीके से प्रयास किया गया कि इस आरक्षण का लाभ चूंकि एक वर्ग को ही मिल रहा है, इसलिए इसमें 10% का डिवीजन किया जाए, 10% ईच, यानी जो 50% या 70% 80% के लोग हैं उनका सुनिश्चित किया जाए। तो उसमें ये हुआ कि चमार वर्ग जो हैं उनकी संख्या निश्चित कर जाए, 10% से ज़्यादा उनको नहीं मिले, तो कोटा उनके लिए फिक्स कर दिया गया। और 10% उन लोगों के लिए जो अति वंचित हैं, जो अति वंचित कौन कौन सा समाज है इसमें? जिसमें धानक भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, बाजीगर भी आते हैं, और भी कई लोग हैं जो इसमें आते हैं। तो उनको वो 20% जो इनकी जनसंख्या है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी शिक्षा हासिल कर लिया है उसको वो सर्विस में, नौकरी में उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। तो ये इस बार 17 जुलाई को ये फैसला हुआ, जिसमें ये हुआ कि ये इसी सरकार ने, सैनी साहब के नेतृत्व में ही ये फैसला किया गया कि 10% का फिक्स कर दिया जाए कोटा, जो अति समृद्ध है और जो अति वंचित हैं उनके लिए 10% का ये किया। तो डॉक्टर साहब ये क्या रेवोल्यूशनरी डिसीजन था? कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था, लेकिन एक समावेशी समाज की कल्पना अगर आप करते हैं तो हर एक वर्ग जो पिछड़ा रहा है उनको
आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। नहीं तो एक निहित स्वार्थ कुछ वर्ग का हो जाता है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये होने से जो एससी समाज की यूनिटी है, क्या उसमें भी कुछ फ़र्क आया? क्योंकि जाटो समाज, रविदासिया समाज कॉर्नर करता है, मैक्सिमम बेनिफिट उठाता है, तो उनको लगा हो कि भाई आपको जिस तरह से पहले बेनिफिट मिलता आया है, अब वो बेनिफिट उतना तो नहीं मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो समहाउ अदर जो एथिकल, जो मोरल, नैतिक जो स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि वो जो और दूसरे लोग जो अभी भी उपेक्षित हैं उनको ऊपर आने का अवसर दिया जाए। तो शायद जो शिक्षित वर्ग है दलितों में, यानी चमार जो हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ, ऐसी चीज़ है कि हमारे जो दूसरे भाई हैं वो आज भी पीछे रह गए हैं, उनको आने का भी, आगे आने का भी मौका दिया जाए। तो नैतिकता के आधार पर और जस्टिस, सोशल जस्टिस के आधार पर ये तो ज़रूरी है। और इसको एक्सेप्ट जो शिक्षित वर्ग हैं फ्रॉम विद इन, जो जाटव समाज से हैं, चमार समाज से हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कुछ उनमें लोग हैं जो इसके, उनमें विरोध के स्वर भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया है, इसको चुनौती नहीं दी गई है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी ने लिया जस्ट विधानसभा से पहले जुलाई में, जैसे आप कह रहे हैं जी, तो उसका उनको बेनिफिट हमें साफ साफ दिखाई दिया कि जो कॉम्बिनेशन, जो जुगलबंदी एससी समाज की और जाटों की लोकसभा में थी, वो विधानसभा से नदारद मिली। आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा? बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद तो ये रहा ही कि बीजेपी जो है वो उम्मीद कर रही थी कि पहले जाटों के साथ, जेजेपी के साथ समझौता करके वो चाह रहे थे कि उनको कुछ हिस्सेदारी देके फिर हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन उन्होंने उसका अब इस बार ये समाधान ढूंढा कि अब जाटों के साथ उनकी वो नहीं हो सकती है, कोalition नहीं हो सकती है, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उसके विकल्प के रूप में उन्होंने सोचा कि इस जो उपेक्षित वर्ग रहा है, इसको हमने आरक्षण का लाभ दिया है, तो इस उम्मीद में कि शायद अब उनको उनका समर्थन मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, लगता है ऐसा है कि अधिकांश जगहों पे इनको, चूँकि एक तरह से जाट वर्ग जो थे वो अलग हो गए थे और उनमें फूट हो गई थी, तो इस वजह से इसका लाभ उनको मिला। और जो कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि उनको दलित वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो अनफॉर्चुनेटली जो विद इन कांग्रेस पार्टी थी, जो शैलजा कुमारी शैलजा को जिस तरीके से वो एक आहत हुई, उपेक्षित महसूस करवाया गया। उपेक्षित महसूस की, तो उससे दलित वर्ग को ठेस लगा और फिर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब हमें इनके प्रति अपना रुझान रखना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा है कि ये शायद ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है, लेकिन और भी इसके कई फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख के इसका विश्लेषण करना आवश्यक होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है, ये आप लोगों ने कितने समय में तैयार की और उसके लिए क्या क्या बारीकियाँ लगभग उन्होंने तैयार किया ही हुआ था। हमें तो एक एक्सपर्ट के रूप में, कहते हैं ना, कई बार लेजिटिमेशन के लिए आप किसी एक्सपर्ट को डाल देते हैं ये सोच के कि हाँ भाई, हमने सोशियोलॉजिस्ट को भी उनकी राय भी ली है। तो हमने वही बताया कि जो एक हमारे समाज शास्त्रीय हैं, सच्चिदानंद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है हरिजन एलिट करके, कि जो उपेक्षित समाज के लोग हैं उनमें भी एक खास वर्ग उभर कर आ रहा है। तो फ्रॉम विद इन डोमिनेंट कास्ट, दलितों में भी एक डोमिनेंट कास्ट उभर कर आ रहा है जिनका रिप्रेजेंटेशन IAS में है, IPS में है, इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको देखते हुए ये महसूस किया गया कि शायद अगर 20% रिजर्वेशन को बाइफरकेट कर दिया जाए, जो अति उपेक्षित हैं फ्रॉम विद इन दलित
और जो समृद्ध हैं उनके बीच कोटा फिक्स कर दिया जाए तो उससे उनका लाभ उनको मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो अभी आने वाला चुनाव होगा 2024 में चुनाव हुआ या 5 साल बाद जो चुनाव होगा, उसमें क्या लगता है कि जो दलित राजनीति है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए उनको हाई प्रायोरिटी पर रखना, वो क्या आपको लगता है कि वो समय आ गया है कि अब ऐसी समाज की तरफ से कोई ऐसा बड़ा नेता उभरे और उसको समाज भी उसको सपोर्ट करे? इस दलित समाज की विडंबना ये रही है कि समाओ अदर शुरू से ही लेकर ये एक कांग्रेस में कोऑप्ट होते रहे हैं। कांग्रेस में उनको कांग्रेस ने मान लिया कि इनके पास और कोई विकल्प है नहीं, लेकिन आज वो विकल्प के रूप में तलाश कर रहे हैं कि वो दल जो उनको ज़्यादा स्पेस देगा, ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा, उसके साथ वो अपना भविष्य देखते हैं। तो वो किंग मेकर हो गए एक तरह से। जी। उन्होंने तो लोकसभा में जो पावर बैलेंस किया, फिर विधानसभा में जिस हिसाब से किया, तो वो जो है वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने अवसर को इस रूप में भुनाने के लिए तैयार हैं। अब वो उस प्रकार की सोच कि नहीं हम शुरू से ही इनके साथ रहे हैं और इनके साथ ही रहेंगे, अब उस तरह की सोच में बदलाव आया है। और जो नेतृत्व है, यंगर लॉट हैं, वो शायद इस चीज़ को समझें और जनता के नब्ज को पहचान कर दलित समाज को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस किसी भी पार्टी में जाएंगे वो उनके हितों की उपेक्षा नहीं होगी। क्या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं दलित समाज से सीएम प्रोजेक्ट कर सकती हैं आने वाले समय में? राजनीतिक जो दल हैं वो राजनीतिक दल क्या मूव करेंगे, वो सब मुझे लगता है कि शतरंज के खिलाड़ी ही होते हैं, जिनको पता है कि किस मूव से कब क्या फ़ायदा होगा। वो समावेशी समाज की कल्पना के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने मोहरों को, अपने हित के लिए उनको वो चाल चलते हैं। तो वो जो हैं वो अपने प्यादों को और इस रूप में देखते हैं, तो ये उनके लिए एक रिसोर्स है, एक जो स्केर्स रिसोर्स है, कम्युनिटीज़ को बांट के, कम्युनिटीज़ को अलग करके और उनको नेतृत्व में भागीदारी दे के अपने साथ ले लेना, ये इनकी कवायद रही है। तो उस तरह की एक बीजेपी की भी ये सोच रही है और इस सोच के साथ लोगों को भी ये लगता है कि अगर आप सरकार के साथ हैं तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा, विपक्ष में रह के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के तहत आजकल एक्सेप्ट करते हैं और उनकी एस्पिरेशंस भी काफ़ी बढ़ी है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी अगर हम उस पार्टी से जुड़ जाते हैं जो सत्ता में कभी आएगी नहीं, तो उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो ये एक विडंबना है और इस विडंबना के साथ इस समाज के लोग भी इस तरह की मंशा रखते हैं और शायद जो नेता हैं वो जनता के नब्ज़ को पहचाने और उसी रूप से उनको नेतृत्व देने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, आज वाकई में आपने जो है ना, हमारे चर्चा का जो विषय रहा वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर ज़रूरी है इस तरह का एक विमर्श हो, कम से कम एक बात तो उभर के आए। तो साथियों, आज का हमारा जो डिस्कशन था वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ जो आज गेस्ट थे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, और डॉक्टर साहब का बहुत सारा काम जो है सोशियोलॉजी के फील्ड में रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।